उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सीता, बेटे मोहन और छोटी बेटी गुड़िया के साथ मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। उसके पास ना खेत थे, ना कोई कारोबार। जंगल से लकड़ी काटकर बेचने से ही पूरे परिवार का गुजारा चलता था। रामदास, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। आज कुछ ज्यादा कमा कर लाना, नहीं तो बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे। चिंता मत करो सीता, आज मैं जंगल के अंदर तक जाऊंगा। भगवान चाहेंगे तो ज्यादा लकड़ी मिल जाएगी। बाबा, आज मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगा। बेटा, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरह सारी उम्र जंगलों में ना भटको। रामदास कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर चल पड़ा। मोहन भी चुपचाप उसके पीछे पीछे निकल आया। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। अरे मोहन, तुम फिर आ गए। बाबा, मैं आपकी मदद करूंगा। आप अकेले थक जाते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन सावधानी से रेनिंग। जंगल में हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। दोनों जंगल के अंदर पहुंचे और सूखे पेड़ों की लकड़ियां काटने लगे। सूरज ऊपर चढ़ चुका था, पसीना उनके कपड़ों को भिगो चुका था, लेकिन दोनों बिना रुके मेहनत करते रहे। बाबा, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम करने का समय गरीबों के पास कहाँ होता है बेटा। जितनी लकड़ी काटेंगे उतना ही घर में खाना बनेगा। एक दिन मैं खूब पढ़ लिख कर आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। यही सपना मुझे हर दिन मेहनत करने की ताकत देता है। शाम को दोनों लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचे। वहां गांव का लालची साहूकार धनराज पहले से खड़ा था। वह गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए बदनाम था। रामदास, आज भी लकड़ियां लाए हो, लेकिन आज इनकी कीमत आधी मिलेगी। मालिक, इतनी कम कीमत में तो घर का राशन भी नहीं आएगा। होंदुरस है तो लो, नहीं तो वापस ले जाओ। हमारे साथ हमेशा ऐसा ही करता है। बेटा, मजबूरी इंसान से बहुत कुछ सहन करा देती है। रामदास कम पैसे लेकर घर लौटा। सीता ने पैसे गिने तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने कम पैसे, इससे तो 2 दिन का राशन भी नहीं आएगा। धनराज ने फिर आधी कीमत दे दी। माँ, आज खाने में क्या बनेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। बेटी, अभी बनाती हूँ। रात को पूरा परिवार मिट्टी के चूल्हे के पास बैठा था। सबने थोड़ा थोड़ा खाना खाया ताकि अगले दिन के लिए भी कुछ बच सके। बाबा, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, चाहे सुबह जंगल चलूं और रात में पढ़ाई करूं। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। भगवान हमारी मेहनत जरूर देख रहे हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामदास फिर कुल्हाड़ी उठाने लगा। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत बनने वाला है। चलो बेटा, आज फिर मेहनत करेंगे। हाँ बाबा, एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। दोनों मुस्कुराते हुए जंगल की ओर चल पड़े। हमेशा की तरह जंगल के गहरे हिस्से में लकड़ियां काट रहे थे। अचानक दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। बाबा, लगता है कोई मुसीबत में है। चलो बेटा, पहले उसकी मदद करते हैं। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी घायल पड़ा था। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी और वह दर्द से तड़प रहा था। बेटा, अगर हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दो। चिंता मत कीजिए बाबा, जब तक हम हैं आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी पास के झरने से पानी लाता हूँ। मोहन पानी लेकर आया। रामदास ने अपनी पुरानी धोती का टुकड़ा फाड़कर बूढ़े के पैर पर पट्टी बांध दी। दोनों ने उसे सहारा देकर पेड़ की छाया में बैठाया। तुम 32 खुद गरीब लगते हो, फिर भी मेरी मदद कर रहे हो। गरीबी इंसान की जेब में होती है, दिल में नहीं। मुसीबत में इंसान का साथ देना सबसे बड़ा धर्म है।
बूढ़े आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रामदास और मोहन को ध्यान से देखा और मुस्कुराने लगा। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम दोनों कितनी ईमानदारी से मेहनत करते हो। मेहनत ही हमारा सहारा है बाबा। जंगल के पश्चिम वाले हिस्से में बहुत से सूखे पेड़ गिरे पड़े हैं। वहां से लकड़ी काटोगे तो ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और अच्छी कमाई भी होगी। सच बाबा, हमें तो उस जगह के बारे में कभी पता ही नहीं था। रामदास और मोहन बूढ़े की बताई दिशा में चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि सचमुच वहां बहुत सारे सूखे पेड़ पड़े थे, जिन्हें काटना आसान था। बाबा देखिए, यहाँ तो बहुत सारी लकड़ियां हैं। भगवान ने हमारी सुन ली बेटा। आज हम पहले से दोगुनी लकड़ी ले जा पाएंगे। दोनों ने पूरे दिन मेहनत की। शाम तक पहले की तुलना में लगभग दोगुनी लकड़ियां इकट्ठी हो गईं। दोनों के चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही थी। बाबा, अब माँ और गुड़िया को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। जब रामदास और मोहन बाजार पहुंचे तो धनराज ने देखा कि इस बार उनके पास पहले से कहीं ज्यादा लकड़ियां हैं। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। अरे रामदास, आज इतनी सारी लुटरियां कहां से ले आए? आज पहली बार लग रहा है कि हमारी किस्मत बदल सकती है। बस भगवान की कृपा है मालिक। अगर ये ऐसे ही कमाने लगा तो मेरे कर्ज के जाल से निकल जाएगा। इस बार लकड़ियां अच्छी कीमत पर बिक गईं। रामदास घर लौटा तो उसके हाथ में राशन का बड़ा थैला था। कई दिनों बाद घर में खुशी का माहौल था। वाह बाबा, आज तो बहुत सारा सामान लाए हैं। इतने दिनों बाद घर में पूरा राशन आया है। अभी तो ये शुरुआत है बाबा। उधर धनराज पूरी रात बेचैन रहा। उसे डर था कि अगर रामदास गरीब नहीं रहा तो गांव के दूसरे लोग भी उसके कर्ज के चंगुल से निकल जाएंगे। उसने रामदास को फिर से गरीब बनाने की एक नई साजिश रचनी शुरू कर दी। मुझे कुछ करना होगा। रामदास, अब देखना तुम्हारी खुशी ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगा। धनराज के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी, जबकि दूसरी ओर रामदास का परिवार आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान था। अगली सुबह धनराज अपने 2 आदमियों के साथ जंगल की ओर निकला। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, रामदास को फिर से गरीब बना देना। सुनो, आज से उस पश्चिम वाले जंगल में कोई लकड़ी नहीं काटेगा। अगर रामदास आए तो उसे डरा धमकाकर भगा देना। जैसा हुक्म मालिक। आज से वो रास्ता उसके लिए बंद समझिए। कुछ देर बाद रामदास और मोहन कुल्हाड़ी लेकर उसी जगह पहुंचे जहां से उन्हें अच्छी लकड़ियां मिलती थी। तभी धनराज के आदमी उनके सामने आ खड़े हुए। रुको, यहाँ लकड़ी काटना मना है। लेकिन ये तो सरकारी जंगल है। हम तो हमेशा यहीं से सूखी लकड़ी काटते हैं। बहुत सवाल मत करो, अभी चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बाबा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बेटा, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। दोनों भारी मन से जंगल के दूसरे हिस्से में चले गए। वहां बहुत कम सूखी लकड़ी मिली। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी मुश्किल से आधा गट्ठर तैयार हुआ। बाबा, अगर रोज ऐसा हुआ तो फिर घर कैसे चलेगा? भगवान पर भरोसा रखो बेटा, मुश्किलें हमेशा नहीं रहती। शाम को दोनों लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचे। धनराज पहले से वही खला उनका इंतजार कर रहा था। आज तो बहुत कम लकड़ी लाई है, इसकी कीमत भी कम मिलेगी। मालिक, जितना ठीक लगे दे दीजिए। लो, यही काफी है। बाबा, ये हमें लूट रहा है। शांत रहो बेटा, गुस्से से नहीं समझदारी से लड़ाई जीती जाती है। घर लौटते समय रामदास के कदम भारी थे। सीता ने उनके चेहरे से ही समझ लिया
कि आज भी कुछ ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ? आज फिर कम पैसे मिले? हाँ, धनराज हमें हर तरफ से रोक रहा है। मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। उस रात मोहन देर तक सोचता रहा। उसे याद आया कि गांव के मुखिया हमेशा न्याय की बात करते थे। बाबा, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्या सोच रहे हो बेटा? कल हम सीधे मुखिया जी के पास चलेंगे, उन्हें पूरी सच्चाई बताएंगे। मुझे भी यही सही लगता है। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। धनराज भी बड़े गर्व से वहां पहुंचा। रामदास, बताओ क्या बात है? मुखिया जी, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमें जंगल से रोका जा रहा है और हमारी मेहनत का सही दाम नहीं दिया जा रहा। ये सब झूठ बोल रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो चलिए अभी जंगल में, वहां आपके आदमियों ने रास्ता रोका था। मुखिया सभी लोगों को लेकर जंगल पहुंचे। वहां धनराज के दोनों आदमी खड़े मिले। पूछताछ होते ही वे घबरा गए और सारी सच्चाई बता दी। मुखिया जी, हमें धनराज मालिक ने ही रामदास को रोकने के लिए भेजा था। हमसे गलती हो गई। नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। धनराज, अब तुम्हारा झूठ सबके सामने आ चुका है। गांव वालों ने धनराज की कड़ी निंदा की, लेकिन धनराज ने मन ही मन बदला लेने की कसम खा ली। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रामदास, तुमने आज मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया है। अब मैं ऐसा वार करूंगा कि तुम कभी संभल नहीं पाओगे। रामदास और उसका परिवार यह सोचकर खुश था कि उन्हें न्याय मिल गया। पंचायत में बेइज्जती होने के बाद धनराज का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सोचा कि अगर रामदास की रोजी रोटी ही खत्म कर दी जाए तो वह फिर से उसके सामने झुक जाएगा। आज रात रामदास की सारी लकड़ियां गायब कर दो। सुबह उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मालिक, जैसा आप कहें। उसी रात मोहन को घर के बाहर कुछ आहट सुनाई दी। वो धीरे से उठा और खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि दो आदमी लकड़ियों के गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा, जल्दी उठिए, कोई हमारी लकड़ियां चुरास रहा है। क्या? चलो बेटा। रामदास और मोहन ने शोर मचा दिया। आसपास के गांव वाले भी दौड़कर आ गए। दोनों आदमी भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। सच सच बताओ, तुम्हें किसमें भेजा है? हमें धनराज ने भेजा था। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अगले दिन फिर पंचायत बैठी। इस बार पूरे गांव के सामने धनराज की चोरी और साजिश साबित हो गई। धनराज, तुमने गरीब परिवार को सताने की हर कोशिश की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुखिया जी, मैं बहला नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि आगे से कोई गरीब की मजबूरी का फायदा ना उठाए। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि अब रामदास अपनी लकड़ियां सीधे शहर के बाजार में बेचेगा, ताकि उसे मेहनत का सही दाम मिल सके। रामदास, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब हमारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा बाबा। ये सब आप लोगों के भरोसे की वजह से हुआ है। कुछ महीनों बाद रामदास की आर्थिक हालत पहले से काफी बेहतर हो गई। घर की टूटी छत ठीक हो गई, गुड़िया स्कूल जाने लगी और मोहन अपनी पढ़ाई जारी रखने लगा। देखिए, हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आई हैं। ये सब मेहनत, ईमानदारी और भगवान की कृपा का फल है। बाबा, मैं पढ़ लिख कर ऐसा इंसान बनूंगा जो गरीबों की मदद करे। समय बीतता गया। मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और वन विभाग में अधिकारी बन गया।
उसने जंगलों की रक्षा के साथ साथ गरीब लकड़हारों के लिए नए नियम बनवाए ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। देखो, रामदास का बेटा कितना बड़ा अधिकारी बन गया। आज मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। बाबा, ये आपकी मेहनत और माँ के त्याग का परिणाम है। धनराज अब अकेला और शर्मिंदा था। वो रामदास के घर आया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामदास, मुझे माफ कर दो। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। आज से मैं कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं करूंगा। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। रामदास का परिवार सम्मान और सुख के साथ रहने लगा। उसकी कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी, क्योंकि उसने सिखाया कि गरीबी कमजोरी नहीं होती। सच्ची मेहनत, ईमानदारी और परिवार की एकता हर मुश्किल पर जीत दिला सकती है। मेहनत करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं रहता। उसका समय बदलने में देर हो सकती है, लेकिन किस्मत जरूर बदलती है। और जो दूसरों का भला करता है, भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। इसीलिए कहा गया है, मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मीठा जरूर होता है। समाप्त।